बाळांनो ऐकूया लागलं का रे? स्क्रीन बघा व्हिजिबल झालेली असावी कदाचित. चेकआउट. बर चलो अब आगे चलते हैं. तो कल हम कहाँ पे थे? गेला कॉन्स्ट, राइट? ओके, कॉन्स्ट वाला जो है कल हमने किया हुआ था. ठीक है, कॉन्स्ट. तो कॉन्स्ट कैसे काम कर रहा है ये हमने कल देखा. ओके, ये सी वाला कॉन्स्ट भी हमने देखा था. बर एक जरूरी इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग टू एडमिशन टुमारो. एडमिशन फॉर ऑफलाइन सीट्स. Offline seats. Okay, admission for offline seats will start at 1 PM. दोपहर को 1 बजे ऑफलाइन सीट्स के लिए एडमिशन शुरू होंगे. नए बच्चे सारे जिसको भी लेना है बस मैसेज को मैडम को पहले कॉल करो. कॉल करके बताओ ओल्ड स्टूडेंट है या फिर न्यू स्टूडेंट है. ओके, और अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म कर दो. क्लियर हुआ? ठीक है, नए बच्चों के लिए कल से एडमिशंस जो है वो ओपन हो चुके हैं. देन कल दोपहर को 1 बजे से एडमिशन लेना शुरू कर दो. ऑनलाइन मोड वाले जो एडमिशंस हैं वो परसों शुरू होंगे. अब कल क्या डेट है? टुमारो इज 18. ओके, तो ऑनलाइन मोड वाले जो एडमिशंस हैं वो 19 को शुरू होंगे. 19th of June. 19th of June. ठीक है, एंड देन फ्रॉम 21st of June बस वही बच्चे ज्वाइन कर पाएंगे जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है. बाकी किसी को भी लेक्चर अलाउड नहीं होगा. लेक्चर की लिंक भी बदल दी जाएगी, ग्रुप भी अलग से क्रिएट किया जाएगा. समझ रहे हो? ठीक है, तो ऑनलाइन वाले जितने भी हैं वो सारे 19th को एडमिशन लेंगे. ओल्ड न्यू में ऐसा कुछ है नहीं एडमिशन में, तो ऑनलाइन वाले सारे 19th को एडमिशन लेना शुरू कर दो. डन. और 21st of June से बस वही बच्चे ज्वाइन कर पाएंगे जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है. ठीक है, डन. चलो अब आगे चलते हैं. तो कल हमने कॉन्स्ट कीवर्ड देखा था. अब कॉन्स्ट कीवर्ड से पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो आपको एग्जीक्यूट करना है. सी, वी हैव मेन फंक्शन. ओके, मेन फंक्शन में हमारे पास है int a is equal to 5. int a is equal to 5 और मैं इधर लिख रहा हूं for a is equal to 5. ओके, a is equal to 1, a minus cout a हो गया इक्वल टू 5, एग्जैक्टली इक्वल टू 1, a माइनस cout a, और ये आपका प्रोग्राम यहाँ कंप्लीट हुआ. ओके, ये पहला प्रोग्राम है. लिखो, एग्जीक्यूट करो. दूसरा, वी हैव मेन फंक्शन, वी हैव int I is equal to 1. Then
while I is less than or equal to 5, Cout I. If I is exactly equal to 3, break. Cout I equal to I minus I plus 2, I minus minus, और ये कोड यहाँ कंप्लीट हुआ। चलो ये पहला कोड है और नीचे दूसरा कोड है, दोनों कोड लिख लो, मुझे दोनों के आउटपुट भेज दो। सेंड मी द आउटपुट, सेंड मी द आउटपुट। ഔട്ട്പുട്ട് പട്ടോരെ വളർന്നു send me output. ऑनलाईन वाले पर्सनल चॅट वर रिप्लाय करा बाबांनो, इथं मेसेज पाठवत बसू नका। सेंड मी ऑन पर्सनल चॅट। पर्सनल चॅटला बाळांनो रिप्लाय करा पटापट। चलो नीचे वाला भी देख लो।
चलो हो गया। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट सी। चला पटकन पटकन बढ़ दो। अब हमें पहुंचना है इन्यूमरेशन तक। ओके, हमें पहुंचना है इन्यूमरेशन के पास। राइट, सो वी हैव मेन फंक्शन। ओके, मेन फंक्शन में a की वैल्यू हमने 5 बना दी है। राइट, द वैल्यू ऑफ a इज 5। ओके, चलो देखते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट। ये क्या है आप लोगों का 1 1 2 2 3। पहले वाले का क्या मिला? पहले वाले का क्या मिला? 1 1 2 2, नो आउटपुट। ओके, पहले वाले का क्या मिला? इनफाइनाइट टाइम्स। डन, सो वी हैव a is equal to 5। ओके, तो इधर फिर से एक बार a की वैल्यू क्या हुई? 5। फिर से एक बार a की वैल्यू क्या हुई? 5। देन a इक्वल टू 1। ये जो है ये समझने वाला स्टेटमेंट है, इसके बारे में आपको सोचना होगा। इसके बारे में सोचना होगा। क्या सोचना है? हमें सोचना है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये वाले स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, क्या रिजल्ट है? तो देखो आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये समझो a इक्वल टू 1 and a exactly equal to 1. These two statements are different. These two statements are different. समझ रहे हो कि नहीं? ये दो स्टेटमेंट्स क्या है? ये दो स्टेटमेंट्स डिफरेंट है। ओके, कैसे डिफरेंट है? अब इन दोनों का रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट से पहले ये समझो, ये जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, और ये जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है ये या तो 0 है या फिर 1 है। इसका जो रिजल्ट है ये या तो 0 है या फिर 1 है। इसका रिजल्ट क्या है? ये रिजल्ट के बारे में बात हो रही होगी। रिजल्ट या तो 0 या फिर 1, मतलब ट्रू या तो फॉल्स। या ये 0 का मतलब क्या है? फॉल्स। 1 का मतलब है ट्रू। अब असाइनमेंट का रिजल्ट ट्रू फॉल्स नहीं होता। असाइनमेंट का रिजल्ट वही वैल्यू होती है जो आप उसे असाइन कर रहे हो। तो a इक्वल टू 1, इस स्टेटमेंट का रिजल्ट होगा 1। सिमिलरली इफ आई से a इक्वल टू 10, इस वाले स्टेटमेंट का रिजल्ट होगा 10। और 10 मतलब कौन सी वैल्यू है? ट्रू वैल्यू है। तो वैसे देखा जाए तो ये ट्रू रिजल्ट है। 1 मतलब कौन सी वैल्यू है? ट्रू वैल्यू है। तो वैसे देखा जाए तो ये भी ट्रू रिजल्ट है। a इक्वल टू 0, इसका रिजल्ट क्या रहेगा? इसका रिजल्ट रहेगा 0। वैसे देखा जाए तो ये फॉल्स वैल्यू है। क्या है ये? फॉल्स वैल्यू है। ओके, तो असाइनमेंट वाला रिजल्ट क्या होगा बताओ? असाइनमेंट एक्सप्रेशन का रिजल्ट वो वैल्यू होती है जो वैल्यू आप उस वेरिएबल को असाइन कर रहे हो। जो वैल्यू आप उस वेरिएबल को असाइन कर रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं? जो वैल्यू आप उस वेरिएबल को असाइन कर रहे हो। तो देखो a इक्वल टू 1 में इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1। 1 यानी क्या रिजल्ट है? ट्रू। 1 यानी क्या रिजल्ट है? ट्रू। ओके, समझ गए? चलो आगे, अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो a इक्वल टू 1 में रिजल्ट आया 1। ओके, ठीक है। अब 1 रिजल्ट आने में होगा क्या क्या? देखो a की वैल्यू अभी 5 है, तो a को 1 असाइन होगा, और 1 असाइन होने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। सो राइट नाउ द कंटेंट ऑफ a जो पहले 5 था वो हो गया 1।
जो पहले 5 था वो क्या हो गया 1. ओके, अब एक्झिक्युटर अंदर आएगा. बाळांनो काय काय झालं लक्षात आलं का बघा. चलो एक बार फिर से बताता हूं. सी, right now the value of a is 5. अब आप a को क्या असाइन कर रहे हो 1, तो इधर होगा क्या 1 जाकर के a में स्टोर होगा. सो a becomes 1 and the value of this whole statement also becomes 1. Value of this whole statement also becomes 1. ओके, और वैल्यू 1 हुई मतलब क्या हुई ट्रू. तो एग्जीक्यूटर अंदर आया, सी आउट ए यानी 1 प्रिंट हुआ. ओके, इधर आउटपुट भी लिख रहा हूं, सी आउट ए यानी 1 प्रिंट हुआ. फिर यहां से जाएगा इटरेशन ए माइनस माइनस, यहां से गया इटरेशन ए माइनस माइनस. हॅलो बाळांनो, स्क्रीन विजिबल आहे का रे. बरं, जस्ट ए मिनिट थांबा जरा. बरं आता बघा बरं, स्क्रीन विजिबल झाली का. अरे स्क्रीन विजिबल झाली का रे. बरं आता बघा बाबांनो, स्क्रीन विजिबल झाली का. ऐकू यायला लागलं का बघा. चलो ठीक आहे. स्क्रीन विजिबल झाली का रे. ओके, सो a इक्वल टू 5, ये 1 प्रिंट हुआ राइट. फिर a माइनस माइनस होगा, फिर a माइनस माइनस होगा, और a माइनस माइनस के बाद a की वैल्यू हो जाएगी 0. a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. अब 0 होने के बाद एग्जीक्यूटर पहुंचा कंडीशन के पास. अगेन a इक्वल टू 1, फिर से असाइनमेंट हो रही है, तो a की वैल्यू फिर से 1 होगी और इस स्टेटमेंट का रिजल्ट भी होगा 1 यानी ट्रू रिजल्ट है. और ट्रू की वजह से अंदर आया सी आउट ए, फिर से एक बार 1 प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन के पास जाएगा a माइनस माइनस, a माइनस माइनस से हो जाएगा 0, a माइनस माइनस से हो जाएगा 0, फिर
एक बार कंडीशन के पास आएगा, a इक्वल टू 1, a की वैल्यू फिर से 1 हुई, सी आउट ए 1 प्रिंट हुआ, फिर a माइनस माइनस 0 हुआ, फिर 1 होगा 0 होगा 1 होगा 0 होगा, और आउटपुट में हमेशा 1 प्रिंट करता रहेगा। हेंस द आउटपुट इनफाइनाइट 1 प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा? इनफाइनाइट 1 प्रिंट हो जाएगा। समझ गए हो? राइट, डन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बघा, असाइनमेंट ऑपरेटर कळालं का पहा, और जो हमने देखा उसे जरा नोट भी कर लो आपके क्वेश्चन के साइड में, करून टाका जरा पटकन। इन्यूमरेशन पे पहुंचना है हमें। इन्यूमरेशन तक पहुंचना है, करून टाका पटकन। हो गया? चलो आगे सी। अब मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन शुरू होगा। एग्जीक्यूटर अंदर आया, आई की वैल्यू हुई 1, 1 लेस देन इक्वल टू 5, ये ट्रू हुआ। एग्जीक्यूटर अंदर आया, सी आउट आई 1 प्रिंट हुआ, ये आउटपुट हम इधर लिख रहे हैं। 1 एग्जैक्टली इक्वल टू 3, ये फॉल्स हुआ। फॉल्स होके एग्जीक्यूटर सीधे इधर आएगा, सी आउट आई क्या प्रिंट करेगा? फिर से 1 प्रिंट करेगा। आई इक्वल टू आई प्लस 2, अच्छा इधर 1 प्रिंट हुआ। आई इक्वल टू आई प्लस 2, अब आई की वैल्यू हुई 3, फिर नीचे आया आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू हुई 2, और एग्जीक्यूटर कंडीशन पे गया, 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू हुआ। एग्जीक्यूटर अंदर आया, सी आउट आई, इसने 2 प्रिंट किया। 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 3 फॉल्स हुआ। फॉल्स होके एग्जीक्यूटर फिर नीचे, सी आउट आई, फिर से 2 प्रिंट हुआ। आई इक्वल टू आई प्लस 2, आई की वैल्यू 4 हुई। आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू 3 हुई। फिर एग्जीक्यूटर वापस गया, 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू हुआ। एग्जीक्यूटर अंदर आया, सी आउट आई, 3 प्रिंट हुआ। इफ, अब देखो, आई एग्जैक्टली इक्वल टू 3, द करंट वैल्यू ऑफ आई इज 3, 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 3, ये ट्रू हुआ। 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 3, ये ट्रू हुआ। और ट्रू होते ही एग्जीक्यूटर अंदर आएगा, ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। और ब्रेक स्टेटमेंट किसको ब्रेक करता है? कल ही हमने देखा था, ब्रेक ऑलवेज ब्रेक्स लूप और स्विच केस। तो ये ब्रेक किसको ब्रेक करेगा? इसका जो करंट लूप है, ये व्हाइल, इसे ब्रेक करके सीधा उसके बाहर निकल जाएगा। उसके बाहर कुछ है नहीं, तो प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ, एंड द आउटपुट विल बी 1 1 2 2 3, एंड द आउटपुट विल बी 1 1 2 2 3। बघा बरं कळालं का? 1 1 2 2 3। एवरीबडी क्लियर विद दिस? एवरीबडी क्लियर विद दिस? ठीक है, तो फॉर लूप और व्हाइल लूप थोड़ा बहुत आपको समझ आ रहा है नए बच्चों के लिए। पुराने बच्चों को ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जैसे ही पेन लोगे सीधे नोटबुक पे आउटपुट। ओके, बहुत ही सिंपल से कोड थे। ओके, नए बच्चों को भी हो सकता है, बट आई डोंट नो न्यू स्टूडेंट्स दैट मच, तो मैं बस पुराने बच्चों के बारे में कमेंट करता हूँ। ठीक है, ओके, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो कल हमने सी इन सी आउट देखा। चला फटाफट मला जरा मैसेज करा, ये सी इन जो है ये कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है? व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ सी इन? पटकन
What is the data type of C in? What is the data type of C in? Voila. What is the data type of C in? Yes. The data type of C in is iStream. Data type of C in is iStream. And the data type of C out is OStream. C in के साथ जो यूज होता है और C out के साथ जो यूज होता है, याद रखना एग्जैक्टली उल्टा है। C out के साथ ये जो यूज हुआ है उसे कहते हैं हम इंसर्शन ऑपरेटर, और C in के साथ जो यूज हुआ है इसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये जो दो नाम हैं, ये दोनों के दोनों नाम रिलेटेड टू बफर कॉन्सेप्ट है, रिलेटेड टू बफर कॉन्सेप्ट। ओके, रिलेटेड टू बफर कॉन्सेप्ट। सी इन जो है, विथ द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर इनपुट बफर से डेटा एक्सट्रैक्ट करता है, सो वी कॉल इट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सी आउट जो है, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर आउटपुट बफर में डेटा इंसर्ट करता है, सो वी कॉल इट इंसर्शन ऑपरेटर। सो वी कॉल इट व्हाट? इंसर्शन ऑपरेटर। क्लियर हो गया? सो वी कॉल इट व्हाट? इंसर्शन ऑपरेटर, राइट? एक्सट्रैक्शन एंड इंसर्शन। फिर हमने उसमें कैस्केडिंग वाली कॉन्सेप्ट भी देखी थी, राइट? वो भी सिंपल है, पढ़ लो एक बार, समझ जाओगे, राइट? और सबसे जरूरी, व्हाट इज सी इन सी आउट? सो दे आर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या है? वेरिएबल्स ऑफ क्लास, या फिर दूसरा variables of user defined data types, variables of user defined data types। समझ गए हो, राइट? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। then we saw const keyword। Why do we use const keyword? We use const to create read-only variables. Why do we use const? To create read-only variables. Okay, read-only variables मतलब क्या? मतलब ऐसे variables जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते आफ्टर डिक्लेरेशन। ओके, रीड ओनली वेरिएबल्स मतलब कौन सी वेरिएबल्स? द वेरिएबल्स whose value cannot be changed, cannot be changed after declaration, whose value cannot be changed after declaration, right? तो ऐसे वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था सिंटैक्स टू यूज कॉन्स्ट। कॉन्स्ट यूज करने का सिंटैक्स हमने देखा था। क्या था कॉन्स्ट वाला सिंटैक्स? कॉन्स्ट वाला सिंटैक्स था, देखो, const data type variable name is equal to value। और यहां मैंने आपको कहा था नोट करना, वैल्यू इज कंपल्सरी, नहीं तो कंपाइलर जनरेट्स एरर।
वैल्यू इज कंपल्सरी का मतलब होता है रीड ओनली वेरिएबल्स मस्ट बी इनिशियलाइज्ड created with const must be initialized at the time of declaration otherwise compiler will generate error ओके सीपीपी कहता है अनइनिशियलाइज्ड कॉन्स्ट वेरिएबल्स या फिर रीड ओनली वेरिएबल्स आर नॉट अलाउड इन सीपीपी ओके तो चलो एक कॉन्स्ट वाला वेरिएबल जो है वो यहाँ क्रिएट कर लेते हैं ठीक है सो वी हैव ए प्रोग्राम से वी हैव मेन फंक्शन ओके मेन फंक्शन में हमारे पास है int a is equal to 5 and we have const int y is equal to 10 अब मैंने लिखा cout a and y और फिर मैंने कहा a is equal to 7 y is equal to 9 again cout a एंड y तो अगर ये प्रोग्राम हम कंपाइल करते हैं तो फिर आउटपुट क्या होगा बता सकते हो व्हाट इज द आउटपुट बोला पटकन व्हाट इज द आउटपुट हाँ राय पटकन मेसेज करा वेळांना आपल्याकडे What is the output? What is the output? चलो हो गया ओके सी तो कुछ गधे आउटपुट दे रहे हैं ओके जो बीच में है वो कह रहे हैं कि सर चलो ये प्रिंट होगा लेकिन इसके साथ साथ एरर भी आएगी ये एक्सेप्टेबल है और कुछ लोगों ने ठीक से बताया हुआ है कि हाँ दिस विल जनरेट एरर करेक्ट सो देयर इज एन आउटपुट एरर ये बात याद रखना बच्चों व्हेन देयर इज एन एरर you think if there is an error तो आउटपुट सिर्फ एरर ही होता है आउटपुट क्या होता है आउटपुट सिर्फ एरर ही होता है आउटपुट क्या होता है आउटपुट सिर्फ एरर ही होता है राइट कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाँ सर चलो cout ay ये 5 10 प्रिंट करेगा A7 होगा y जब 9 करने जाओगे अब ये कांस्टेंट है ना y क्या है y कांस्ट है कांस्ट का मतलब है आफ्टर डिक्लेरेशन ये वाला जो स्टेटमेंट है ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है ओके जहां पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप उसका मेंशन करते हैं उस स्टेटमेंट को डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बोलते हैं उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बोलते हैं ओके
and after declaration statement assignment is not allowed. Assignment is not allowed. ओके, अब अगर असाइनमेंट अलाउड नहीं है फिर भी की है तो दिस इज कंपाइल टाइम एरर। क्या है ये कंपाइल टाइम एरर होगी। दिस इज कंपाइल टाइम एरर। ओके, अब ये जो कंपाइल टाइम एरर ऑकर होती है ये रन होने से पहले आती है। हेंस रिमेंबर when there is compile time error the output is only error. When there is compile time error output is only error. ये नहीं होगा कि हाँ सर इधर 5 और 10 प्रिंट होगा। नो, 5 और 10 प्रिंट होने के लिए एग्जीक्यूशन शुरू होना जरूरी है। 5 और 10 प्रिंट होने के लिए एग्जीक्यूशन होना जरूरी है। ओके, और एग्जीक्यूशन तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कंपाइलर सक्सेसफुल वाली हरी झंडी नहीं दिखाता। जब तक कंपाइलर सक्सेसफुल वाली हरी झंडी नहीं दिखाता तब तक एग्जीक्यूशन जो है शुरू नहीं होगा। एग्जीक्यूशन जो है तब तक शुरू नहीं होगा। एवरीबडी क्लियर विद दिस? आप समझ गए हो? डन। सो आउटपुट क्या रहेगा? आउटपुट रहेगा एरर। और ये एरर क्यों आएगी ये भी नोट कर लेना। एरर क्यों आएगी ये भी नोट कर लो। प्रोग्राम लिखो, एरर नोट करो, और वहां ये भी नोट करो। नए बच्चे ये नोट करो कि व्हेन देयर इज कंपाइल टाइम एरर आउटपुट इज ओनली एरर। When there is compile time error, output is only error. Read only variables. Clear हो गए? ओके, चलो अब आगे चलते हैं। और एक छोटा सा प्रोग्राम। सी वी हैव मेन फंक्शन, वी हैव const float f, f is equal to 2.6 cout f. Okay, then f is equal to 2.9 cout f. Now what is the output? ओके, और वैसा आउटपुट क्यों होगा उसका एक्सप्लेनेशन भी भेज दो। चलो ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट? टेल मी। दो ही आउटपुट रहेंगे। देखो, पहला है या तो एरर हो सकता है या फिर दूसरा 2.6 प्रिंट होगा, 2.9 प्रिंट होगा, दो में से कोई एक। ओके, करा सांगा पटकन बाळून काय होईल? बोला पटपट 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 पटपट। हाँ बोलो लवकर। तो अब देखो ये तो क्लियर हो गया कि दिस इज एरर, दिस इज एरर। बट समझना ये है कौन सी वाली एरर। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो कई बार हम इसमें फंस जाते हैं। ओके, पहली बार असाइन किया हुआ है, दूसरी बार असाइन करोगे एरर देगा नहीं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। पहली जो एरर वाला काम किया है अपना, पहला जो एरर वाला आपने काम किया है वो ये है। क्या है? अनइनिशियलाइज्ड
constant, not allowed in CPP. ओके, और फिर ये पहली एरर। दूसरी एरर, कांस्टेंट को आफ्टर डिक्लेरेशन असाइनमेंट नहीं कर सकते, तो ये भी एक एरर हुई और ये भी एक एरर हुई। ओके, चलो नोट कर लो, नोट कर लो। रीड ओनली वेरिएबल अगर अनइनिशियलाइज्ड है तो वो अलाउड नहीं होंगे। नोट करा। चलो हो गया। ओके, तो कॉन्स्ट वाला फंडा जो है वो भी आपको क्लियर हो चुका है। लिखो आगे, लिखो आगे। इन्यूमरेशन, इन्यूमरेशन। ओके, अब इन्यूमरेशन क्या होता है ये जरा समझते हैं। ओके, सी इन्यूमरेशन और कॉन्स्ट में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखेंगे, बट कॉन्स्ट भी क्रिएट किए जाते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करने के लिए कॉन्स्ट को यूज किया जाता है, कॉन्स्टेंट्स। ओके, या फिर हमने क्या कहा था, रीड ओनली वेरिएबल्स। ओके, रीड ओनली वेरिएबल्स। ओके, इन्यूमरेशन यूज करके रीड ओनली वेरिएबल्स क्रिएट नहीं होते, रीड ओनली वेरिएबल्स क्रिएट नहीं होते। ओके, क्या क्रिएट होते हैं, सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं, सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, these constants do not occupy any memory. These constants do not occupy any memory. समझ गए कि नहीं, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये किसी भी प्रकार की मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की ये मेमोरी जो है ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। राइट, तो ये सिंबॉलिक कांस्टेंट का मतलब क्या है, सिंबॉलिक कांस्टेंट का मतलब है कि मान लो हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, ओके, और हमें उन वैल्यूज से ही कुछ याद रखना है। मान लो जैसे अब देखो, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं जो एक्चुअली ऐसा यूज होता है इन्यूमरेशन का। ठीक है, मान लो देखो, कंप्यूटर में, कंप्यूटर कलर्स जो है, कलर्स वो कोड यूज करके रिप्रेजेंट होते हैं, कलर्स जो है वो कोड्स यूज करके रिप्रेजेंट होते हैं। ओके, उन्हें RGB वैल्यूज कहा जाता है, RGB वैल्यूज, रेड ग्रीन ब्लू। Every color is a combination of red, green and blue color. इन तीन कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है हर एक कलर। समझ गए कि नहीं, इन तीन कलर्स का
कॉम्बिनेशन होता है हर एक कलर। डन, ठीक है। तो आरजीबी वैल्यूज जो है हर कलर की डिफरेंट होती है। मान लो जैसे रेड कलर की आरजीबी वैल्यू है 20, ग्रीन कलर की आरजीबी वैल्यू है 30, ब्लू कलर की आरजीबी वैल्यू है मान लो 70, येलो की आरजीबी वैल्यू है मान लो 29, ठीक है। तो ऐसे जितने भी कलर्स हैं, फिर उन कलर्स की शेड्स भी होती है। यू नो दैट राइट। कलर्स की क्या होती है? कलर्स की फिर शेड भी होती है। यू नो दैट राइट। उन शेड्स के भी अलग अलग कोड्स होते हैं। ओके, तो चलो उन शेड्स को जाने देते हैं। बस ये कलर सोचो, मान लो ऐसे 50 कलर्स है अपने पास, 50 कलर्स, एवरी कलर इज डिस्टिंक्ट, और ऐसे 50 कलर्स है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आपको उन 50 कलर्स को मशीन में यूज करना रहा, देन यू हैव टू रिमेंबर देयर कोड्स। आपको क्या करना पड़ेगा? उनके कोड्स जो है वो याद रखना होगा। यू हैव टू रिमेंबर देयर कोड्स। ओके, अब आप सोचो कि आपको कोड्स याद रखना ज्यादा सिंपल लगता है या फिर कलर को याद रखना ज्यादा सिंपल लगेगा? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज मोर सिंपलर? द मोर सिंपल थिंग इज रिमेंबर द नेम ऑफ कलर इंस्टीड ऑफ द कोड ऑफ कलर। कलर का नाम याद रखना ये ज्यादा आसान है कलर के कोड्स याद रखने से, है कि नहीं? तो फिर कंप्यूटर क्या कहता है, आपका मशीन क्या कहता है कि देखो भाई, मुझे तो कंपलसरी ये कोड्स ही चाहिए। ओके, मुझे कंपलसरी कोड्स ही चाहिए, उनके बिना मैं कलर को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता। बट प्रोग्रामर क्या कहता है, भाई कितने सारे कलर्स हैं, मैं इतने कोड कहां से याद रखूंगा? तो फिर आपका मशीन, आपकी सीपीपी या सी लैंग्वेज क्या कहती है, भाई एक काम कर, हर कोड के लिए एक नाम क्रिएट कर दे। ओके, हर कोड के लिए क्या करना है? एक नाम क्रिएट कर देना है। ओके, और फिर मशीन कहता है कि आप एक काम करो, आप नाम याद रख लो और नाम के हिसाब से मैं कोड याद रख लूंगा। मतलब मैं कोड फाइंड आउट कर लूंगा, नाम के हिसाब से कोड फाइंड आउट कर लूंगा। तो ये नाम और ये कोड दोनों एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इन्यूमरेशन। तो आपको याद रखने होंगे सिर्फ नेम्स ऑफ द कलर्स, और कलर का नेम देखकर उसका कोड जो है वो आपका मशीन खुद जा करके ढूंढ लेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। व्हाट यू हैव टू वरी अबाउट इट? जस्ट रिमेंबर name of color and not the code of color, and not the code of color. ओके, एग्जाम्पल क्या दिया मैंने, समझ गए कि नहीं? थोड़ा रियल लाइफ के साथ मैच करो। रियल लाइफ में जो होता है वही यहाँ पर भी होता है, बस उसको मशीन में डाला हुआ है, कंप्यूटर की भाषा में डाला हुआ है। बाकी जो रियल लाइफ में है वही सब कुछ यहाँ पर भी है। ओके, जो रियल लाइफ में है वही सब यहां पर भी है। डन। तो अब देखते हैं हाउ टू क्रिएट सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स यूजिंग इन्यूमरेशन। हाउ टू क्रिएट सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स यूजिंग इन्यूमरेशन। और बच्चों कुछ लिखो मत, बस पहले समझने की कोशिश करो। आई विल डिक्टेट all the notes very neat and clean clear। ओके, सब कुछ होगा उसमें, चिंता मत करो। तो अभी बस ये देखो, इन्यूमरेशन से क्या क्या क्रिएट होने वाला है? सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स, और जिन्हें कोई भी मेमोरी नहीं होगी। सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स जिन्हें कोई मेमोरी नहीं होगी। कितनी बार है?
ठीक है, नहीं जाओ सोबत इसमें, हाँ घर लागते का बसा म्हणते इथं तर, अच्छा अरे मैडम मैडम बाळांनो ऐकू येते का रे आता? बर ऐकू यायला लागलं का बघा? बर ऐकायला लागलं का बघा? स्क्रीन विजिबल झाली का पहा? ऑडिबल विजिबल झालेलं आहे का सगळ्यांना? चलो ठीक है, तो इन्यूमरेशन क्या कह रहा है, ये वाली बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है, ये सिंबॉलिक कांस्टेंट क्रिएट करेगा और उन्हें किसी भी प्रकार की मेमोरी नहीं होगी, बस सिंबॉलिक कांस्टेंट है। ओके डन। अब ये क्रिएट कैसे करते हैं समझो। इन्हें क्रिएट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा इनम कीवर्ड। क्या यूज करना पड़ेगा हमें? इनम कीवर्ड। वी हैव टू यूज इनम कीवर्ड। डन, ठीक है। अब इनम के आगे होगा इन्यूमरेशन नेम। ओपनिंग ब्रैकेट, ओके, constant one or say symbol one, let's say symbol 1 equal to value 1, comma, not semicolon, comma, then symbol 2 is equal to value 2, again comma। ऐसे n सिंबल्स हम मेंशन कर सकते हैं इज इक्वल टू वैल्यू n, और लास्ट सिंबल के बाद कॉमा नहीं चाहिए, और फिर क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन। क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन। क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बाद क्या होगा? सेमीकोलन। समझ गए हो? राइट। सिंबल 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1, सिंबल 2 इक्वल टू वैल्यू 2 एंड सिंबल n इज इक्वल टू वैल्यू n। इनम इन्यूमरेशन नेम, ओके, दैट इज द सिंटैक्स ऑफ इन्यूमरेशन। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है देखो, इनम कलर, इनम कलर, ओके, ओपनिंग ब्रैकेट, इनम कलर ओपनिंग ब्रैकेट। अब इसके अंदर देखो, दिस इज कलर इज व्हाट? इन्यूमरेशन नेम। अब इसके अंदर हमें सिंबल्स बनाने हैं। अब सिंबल बनाने के लिए मैंने पहला सिंबल लिखा रेड, कॉमा, वैल्यू नहीं दी। वैल्यूज जो है ये ऑप्शनल है, वैल्यू जो है वो क्या है? वो ऑप्शनल है। चलो अभी वैल्यू नहीं देते हैं। तो पहला बना रेड, रेड के बाद दूसरा बनाया मैंने ग्रीन, और ग्रीन के बाद तीसरा बना लेते हैं ब्लू, और ये इनम कलर खत्म हुआ। एंड में क्या चाहिए? सेमीकोलन। एंड में क्या चाहिए? सेमीकोलन। ओके, that is how we create enumerations। okay, now we have to understand the values, default values given to the enumeration symbols। we have to understand the default values given to the enumeration symbols, right? तो अभी अपनी enumeration के क्या क्या symbols है? enumeration के symbols है red, green, blue, और इन तीन सिंबल्स को अब एक्सेस कैसे करना है ये भी जरा समझते हैं। ठीक है, सी देखो, इन्यूमरेशन के अंदर आपने जो सिंबल्स लिखे वो स्ट्रिक्टली सिंबॉलिक कांस्टेंट्स बने,
और हम उन्हें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? उन्हें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हम उन्हें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं का मतलब है आई कैन राइट, सी आई हैव int main, I can write directly see out red. I can say int a is equal to green plus 2. Then I can say see out a, then I can say see out blue plus 3. तब हमें बस ये समझना है ये जो सारे सी आउट्स हैं इनकी क्या वैल्यू प्रिंट हुई होगी, इनकी क्या वैल्यू प्रिंट हुई होगी। ओके, चलो समझते हैं कि ये क्या वैल्यू प्रिंट हुई होगी। देखो, इनम कलर रेड ग्रीन ब्लू, तो 3 सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स क्रिएट हुए। अब इन सिंबॉलिक कांस्टेंट को अगर आप वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हो, अगर इन सिंबॉलिक कांस्टेंट को आप वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हो, देन डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0। डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0, integer only, default value starts from 0, int only। ओके, int only। ये इन्यूमरेशन जो है ये वेरी स्ट्रिक्टली ओनली इंटीजर्स के साथ ही काम करता है। इन्यूमरेशन वर्क्स विथ इंटीजर्स ओनली। Okay, works with what? Integers only। क्लियर हो गया? राइट, वर्क्स विथ इंटीजर्स ओनली। तो अगर आपने वैल्यू असाइन नहीं की है तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो फर्स्ट सिंबल की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट सिंबल की वैल्यू क्या होती है? हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, इफ एनी सिंबल, फर्स्ट सिंबल जो है, इफ फर्स्ट सिंबल इज अनइनिशियलाइज्ड, then its default value is 0. If any other kth symbol is uninitialized, याद रखना, if any other kth symbol is uninitialized, then its value is equal to value of k minus 1th symbol plus 1। अगर कोई भी kth symbol अनइनिशियलाइज्ड रहा तो उसकी वैल्यू इन्यूमरेशन में क्या रहेगी? वैल्यू ऑफ k minus 1th symbol plus 1, वैल्यू ऑफ k minus 1th symbol plus 1। क्लियर हुआ? वैल्यू ऑफ k minus 1th symbol plus 1। तो इस हिसाब से बच्चों मुझे फटाफट रिप्लाई करके बताओ ग्रीन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? ग्रीन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? अब इधर कोई सीसीपीपी वाले बेसिक की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सा क्या कहते हैं उसको, जनरल एप्टीट्यूड है। इधर आपको ये वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा गया है ग्रीन की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? नवीन वाले जरा मेंदू चलवा, पटापट पटापट जरा मैसेज करत जा। तो ग्रीन की वैल्यू क्या रहेगी? ग्रीन
की वैल्यू रहेगी 1, करेक्ट। अब अगर ग्रीन की वैल्यू 1 है तो ब्लू की वैल्यू क्या रहेगी? ब्लू की वैल्यू रहेगी 2। अगर ग्रीन की 1 है तो ब्लू की 2 रहेगी। ये कब हो रहा है? when they are uninitialized, when they are not initialized। समझ गए? राइट, ओके। अब और एक एग्जांपल देखते हैं, सेम कलर वाला यही एग्जांपल लेके फिर से एक बार नीचे आते हैं। मान लो मैंने कहा इनम कलर, वी हैव फर्स्ट सिंबल रेड, इसको हमने वैल्यू दे दी है 10। ओके, सेमीकोलन नहीं, क्या होना चाहिए? कोलन होना चाहिए, सॉरी कॉमा होना चाहिए। देन वी हैव ग्रीन कॉमा, देन वी हैव ब्लू। हो गया। अब बताओ ये ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज क्या होंगी? ग्रीन और ब्लू वाली वैल्यूज क्या होंगी, बता सकते हो? हाँ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या होंगी? इसकी रहेगी 11 और इसकी रहेगी 12। 11 एंड 12, 11 एंड 12। क्लियर हो गया? ओके। अब मान लो ऐसा हुआ, ग्रीन की वैल्यू दे दी हमने 15, रेड और ब्लू को वैल्यू नहीं है, तो अब बता सकते हो रेड की वैल्यू क्या होगी और ब्लू की वैल्यू क्या होगी? हाँ पटकन, रेड की वैल्यू क्या होगी और ब्लू की वैल्यू क्या होगी? ओए नवीन वाले लका में तो चल वगे, शाबाश। अब ये क्या कह रहे हैं? देखो ये बच्चे कह रहे हैं, हाँ वही वही डाउट था, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया था। अब बच्चे कह रहे हैं सर जी ये रहेगा 14 और ये रहेगा 16। अरे गधेड़ो, मैंने आपसे क्या कहा था? वैल्यू ऑफ kth symbol, if it is uninitialized, it will be k minus 1th symbol plus 1। क्या मैंने ये कहा था आपको कि अगर कोई kth सिंबल अनइनिशियलाइज्ड है और k प्लस 1th इनिशियलाइज्ड है तो फिर k की वैल्यू रहेगी k प्लस 1 की वैल्यू -1? नो नो, ऐसा कभी नहीं होता। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, नीचे वाले को देखकर ऊपर वाला इनिशियलाइज नहीं होता, क्योंकि आपका कंपाइलर जो है, कंपाइलर इन सब की वैल्यूज डिसाइड कर रहा है। ये बात जरा याद रखो, ये बात को समझो जो अभी बताने वाला हूं। कंपाइलर इन सब की वैल्यूज डिसाइड कर रहा है और ये वैल्यूज डिसाइड करने के लिए कंपाइलर जो आपका डेटा रीड करेगा, ये टॉप टू बॉटम रीड करता है। कंपाइलर कैसे करता है? टॉप टू बॉटम, मतलब रेड को देखकर आपका कंपाइलर ग्रीन इनिशियलाइज कर सकता है, लेकिन ग्रीन को देखकर रेड इनिशियलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपका कंपाइलर ग्रीन पे आया हुआ है, इसका मतलब ये रहा आपका कंपाइलर रेड को इनिशियलाइज करके आगे ग्रीन पे आया है। ग्रीन को देख के वापस जाकर रेड को इनिशियलाइज नहीं करेगा, नो। कंपाइलर ऑलवेज गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो जो ऊपर वाला सिंबल है वो सबसे पहले इनिशियलाइज होगा, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला। तो इस वाली केस में क्या होगा? देखो, रेड इज नॉट इनिशियलाइज्ड, फर्स्ट सिंबल इज नॉट इनिशियलाइज्ड, वैल्यू विल बी 0। फिर ग्रीन इनिशियलाइज्ड 15, कंपाइलर समझ गया ग्रीन की वैल्यू 15 है। ब्लू नॉट इनिशियलाइज्ड, तो कंपाइलर देखेगा ब्लू के पहले का सिंबल कौन है? ग्रीन, ग्रीन की वैल्यू क्या है? 15, तो ब्लू की कितनी होगी? 16। समझ गए? क्या रहेंगी फिर वैल्यूज? वैल्यूज रहेंगी इधर 0, 15, 16। प्रीवियस वाला इनिशियलाइज नहीं होता, करंट को देख के प्रीवियस वाला इनिशियलाइज नहीं होता, करंट को देख के उसके आगे का इनिशियलाइज हो सकता है।
समझ गए हो, राइट? ओके, तो इन्यूमरेशन जो है, ये बात समझ गए हो, राइट? डन। तो इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, वैल्यूज कैसे मिलेगी, ये वाली बात आप समझ गए हो, ठीक है? ओके, अब थोड़ा इन्यूमरेशन जो है वो लिख लेते हैं। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या होता है इन्यूमरेशन, व्हाई डू वी यूज इन्यूमरेशन। सबसे पहले व्हाई डू वी यूज इन्यूमरेशन, टू क्रिएट symbolic constants, to create symbolic constants। ओके, हाँ, अब symbolic constants क्यों कहते हैं हम इसे, ये अभी तक हमने देखा नहीं। ओके, चलो ये भी बता देता हूं आपको। दूसरी बात, they do not occupy any memory, they do not occupy any memory, वो किसी भी प्रकार की मेमोरी जो है उसे ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। समझ गए, ठीक है? तीसरी बात, कंपाइलर डील्स विथ इन्यूमरेशंस। ओके, कंपाइलर इन्यूमरेशंस के साथ कैसे डील करता है, ये अब समझो तो आप समझ पाओगे कि हम इन्हें सिंबॉलिक कांस्टेंट्स क्यों कहते हैं। ओके, आओ दिखाता हूं। देखो, यहाँ पे हमने एक मेन फंक्शन लिखा हुआ है एंड हियर आर आवर सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। अभी कुछ भी इनिशियलाइजेशन ना होने की वजह से रेड की वैल्यू 0 है, ग्रीन की वैल्यू 1 है, ब्लू की वैल्यू 2 है। ओके, ठीक है? अब कंपाइलर क्या करेगा, जब कंपाइलर कंपाइल कर रहा है तो कंपाइलर ने पहले इन सब की वैल्यूज जो है वो डिसाइड कर ली। कंपाइलर ने क्या किया, इन सब की जो वैल्यूज है वो डिसाइड कर ली। फिर कंपाइलर इधर मेन फंक्शन के पास आया। अब कंपाइलर क्या क्या करता है, जहां जहां कोड में कंपाइलर को इन तीन में से कोई सिंबल दिखेगा, रेड, ग्रीन या ब्लू, उस सिंबल पे कंपाइलर उस सिंबल की वैल्यू रिप्लेस कर देगा। उस सिंबल पे कंपाइलर उसकी क्या करेगा, वैल्यू रिप्लेस कर देगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस, वैल्यू रिप्लेस कर देगा। ओके, तो इस हिसाब से जब कंपाइलर का अपना काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, रेड को 0 से रिप्लेस करेगा, ग्रीन को 1 से रिप्लेस करेगा और ब्लू को 2 से रिप्लेस करेगा। और कंपाइलेशन की प्रोसेस होते ही एग्जीक्यूटेबल फाइल में क्या कोड जनरेट होगा मेन फंक्शन का, मेन फंक्शन का देखो ये कोड जनरेट होगा, cout 0 int a is equal to 1 plus 2, okay, then cout a, then cout 2 plus 3। ये वाला कोड जो है ये कंपाइलेशन के बाद जनरेट होगा, ये वाला कोड कंपाइलेशन के बाद जनरेट होगा, क्योंकि कंपाइलर जो है हर एक सिंबल को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। कंपाइलर जो है हर एक सिंबल को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। एवरीबडी क्लियर विद दिस? इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट्स, क्योंकि ये जो कांस्टेंट्स है आपकी मेमोरी तक जाते ही नहीं है। एग्जीक्यूटेबल फाइल में ये वाले कांस्टेंट्स पहुंचते ही नहीं है। कौन पहुंचता है एग्जीक्यूटेबल फाइल में,
एग्जीक्यूटेबल फाइल में पहुंचते हैं उनकी वैल्यूज, एग्जीक्यूटेबल फाइल में पहुंचती है उनकी वैल्यू, किनकी, इन्यूमरेशन वाले सिंबॉलिक कांस्टेंट्स की। ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट। हाँ, इनम में ग्रीन डिक्लेयर्ड नहीं होता तो एरर शो होगा ना, फिर बेटा हम यूज भी नहीं ना कर सकते। कुछ भी यूज करने के लिए कहीं पे तो उसका डिक्लेरेशन कंपाइलर के पास होना चाहिए। अगर डिक्लेरेशन नहीं है, ऑब्वियसली किसी भी चीज में एरर देगा, फंक्शन हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट्स हो, इन्यूमरेशन हो। इफ देयर इज नो डिक्लेरेशन देयर इज एरर, इफ देयर इज नो डिक्लेरेशन देयर इज एरर। चलो क्लियर हो गया, राइट, ओके। अब थोड़ी थियरी लिख लेते हैं। ओके, लेट्स राइट सम थियरी। लिखो, इन्यूमरेशन, टाइटल दे दो ऊपर, इन्यूमरेशन लिखो नीचे। वी यूज enumerations, we use enumerations we use enumerations to create symbolic constants. We use enumerations to create symbolic constants. लिखो नेक्स्ट पॉइंट। enumeration works with integer values only. Enumeration works with integer values only. It means you can assign only integer values. It means you can assign only integer values. You can assign only integer values to symbolic constants mentioned inside enumeration. To symbolic constants mentioned inside enumeration. To symbolic constants mentioned inside enumeration. Mentioned inside enumeration. Next point. We can use these symbolic constants. We can use these symbolic constants directly in our program. Directly in our program. Full stop. Compiler replaces those symbols. Compiler replaces those symbols by their values in the program directly. By their values in the program directly.
directly. We can compiler replaces those symbols by their values directly. ओके ठीक आहे. बरं बाळांनो, मेमरी वाला पॉइंट लिहिला का? दे डू नॉट ऑक्युपाय एनी मेमरी, हे लिहिलं का आपण? नाही लिहिलं, नाही लिहिलं. ओके, आता जो लास्ट पॉइंट लिहिला त्यातच लिहा. काय लिहिलं आपण? कंपायलर रिप्लेसेस देअर व्हॅल्यूज डिरेक्टली इन द प्रोग्राम. ओके, फुल स्टॉप. हेन्स symbolic constants in enumeration. Hence, symbolic constants in enumeration do not occupy any memory. Do not occupy any memory. Hence, symbolic constants do not in enumeration do not occupy any memory. Do not occupy any memory. नेक्स्ट पॉइंट, दे आर. अब ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं है, बस थ्योरी लिख लो फिर देखेंगे. ओके, दे आर somewhat similar as macros. They are somewhat similar as macros, but preprocessor deals with the macro and compiler deals with the enumeration. But preprocessor deals with the macro and compiler deals with the enumeration. ये वाला एक डिफरेंस है उसमें, मैक्रो और इन्यूमरेशन में. अब मैक्रो क्या होता है वो आगे पीछे हम देखेंगे. ये जो लाइन है इसका रट्टा मार लो. मैक्रो डजंट बिलोंग टू द सिलेबस, क्योंकि ऐसे बीच में जब हम वो डीएस वाले प्रोग्राम वगैरह करते हैं या फिर सी के कुछ प्रोग्राम्स, सीबीपी के भी कुछ प्रोग्राम्स हम करेंगे, उसमें कई पे तो मैक्रो यूज करना पड़ेगा, वहां पे वो एक्सप्लेन हो जाएगा, डोंट वरी. ठीक है, तो यहां तक हो गया, डन. अब लिखो नीचे सिंटैक्स, और ये सिंटैक्स लिखो और ये एग्जाम्पल लिख लो. इधर है देखो, सिंटैक्स पहला पॉइंट सिंटैक्स का, और उसके नीचे ये दूसरा एग्जाम्पल जो है वो नोट कर लेना, इनम कलर वाला. ओके, हाँ चलो हो गया, डन. रिपीट लास्ट पॉइंट. क्या था रे लास्ट पॉइंट? हाँ, तीनों टी होऊन जाईल रे बाबा, डोंट वरी. मैक्रो और इन्यूमरेशन का लास्ट पॉइंट था. मैक्रोज के साथ प्री प्रोसेसर डील करता है, और इन्यूमरेशन के साथ
कंपाइलर डील करता है। मैक्रोज के साथ इन्यूमरेशन डील करता है और इनम के साथ कंपाइलर डील करता है। ओके, एग्जांपल वगैरह लिख लिया। इस नोट का एक फोटो भेज दो मुझे, कौन है यहाँ पे देखो, सेंड मी फोटो ऑफ द नोट वी जस्ट हैव रिटन राइट नाउ। ओके, लिखो आगे। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यूज ऑफ सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। वैल्यूज ऑफ सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। ओके, ये सिंटैक्स में ये मेंशन किया ना, सब ऑप्शनल है। और सबसे जरूरी ये कॉमा सेपरेटेड सिंबॉलिक कांस्टेंट्स, ये वहां नोट कर लेना। कॉमा सेपरेटेड सिंबॉलिक कांस्टेंट्स, कॉमा सेपरेटेड सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। ओके, ये अभी जो हमने नोट लिखी बच्चों, कौन है, तपरनिका, बेटा वो फोटो भेज दो इस नोट का, एक पॉइंट हमें अपडेट करना है। लिखो आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वैल्यूज गिवन टू सिंबॉलिक कांस्टेंट्स इन इन्यूमरेशन। ओके, इन इन्यूमरेशन। तो क्या रूल था अपना, ये देखो, ये सिंपली दो रूल्स हैं। इफ दे आर नॉट इनिशियलाइज्ड, ओके, तो फर्स्ट सिंबल की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। एंड इफ एनी kth symbol is not initialized, then its value will be value of k minus 1th symbol plus 1. Okay, is not initialized, then value of kth symbol is equal to value of k minus 1th symbol plus 1. Value of k minus 1th symbol plus 1। समझ गए हो? चलो लिख लेते हैं। लिखो लिखो, वैल्यू वाला नाम दिया, लिखो। फर्स्ट पॉइंट, वी कैन असाइन, अब ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, होने दो, वैल्यूज में आना जरूरी है। वी कैन असाइन ओनली इंटीजर वैल्यूज टू symbolic constants inside enumeration। उसी में कंटिन्यू करना। We can assign char values also, because we can assign char values also because every character is internally an integer due to ASCII value, because every character is internally an integer due to ASCII value, due to ASCII value, due to ASCII value। Next point, next point, if first constant in enumeration is not initialized, if first constant in enumeration is not initialized, comma, then its default value will be 0, then its default value will be 0। Next point, if any kth symbol in enumeration, if any kth symbol in enumeration is not initialized, is not initialized, then its value will be, then its value will be, ये वाला स्टेटमेंट लिखो, value of k minus 1th symbol plus 1।
then its value will be value of k minus 1th symbol plus 1. चलो हो गया, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत जरूरी है। रिमेंबर, रिमेंबर इन्यूमरेशन, और से ओके ठीक है, इन्यूमरेशन कैनॉट यूज kth symbol to initialize k minus 1th symbol, to initialize k minus 1th symbol. Cannot use kth symbol to initialize k minus 1th symbol. It can use k minus 1th symbol. It can use k minus 1th symbol to initialize kth symbol. To initialize kth symbol. To initialize kth symbol. For example, see, अब ये वाला ही एग्जाम्पल आपको लिखना है। देखो, रेड की वैल्यू हमने कर दी 10, कामा ग्रीन इज इक्वल टू रेड प्लस 2, कामा एंड ब्लू इज इक्वल टू रेड प्लस ग्रीन, कामा। चलो ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल। एंड देन मेन फंक्शन में नीचे लिख लेना, पूरा एग्जाम्पल लिखना, ये मेन वाला, सी आउट रेड, सी आउट ग्रीन प्लस 3, सी आउट ब्लू। ओके, क्या क्या आउटपुट रहेंगे, इसका 10 रहेगा, ग्रीन का क्या आएगा, रेड प्लस 2, 12 3 15, और ब्लू का क्या आएगा, 15 आणि 15 नहीं 12 आणि 10 22, ये लिख लो। एंड अनदर एग्जाम्पल, इनम कलर। बाळांनो एक्झाम्पल बघा, लिखाणाचं नंतर पहा, पहले एग्जाम्पल देख लो। रेड की वैल्यू हमने दे दी 10, ओके, फिर मैं लिख रहा हूं ग्रीन इज इक्वल टू रेड प्लस ब्लू, ओके, ग्रीन इज इक्वल टू रेड प्लस ब्लू, और फिर मैंने कहा ब्लू इज इक्वल टू 15, and here compiler will generate error, क्योंकि kth symbol cannot be used to initialize k minus 1th symbol। क्लियर हुआ कि नहीं, क्या कहा मैंने, kth symbol cannot be used to initialize k minus 1th symbol। kth symbol cannot be used to initialize k minus 1th symbol। क्लियर हुआ, दोनों एग्जांपल्स लिख लो, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, दोनों एग्जांपल्स लिख लो। चलो हो गया।
बघा एक्झाम्पल झालं का लिहून? चला एक्झाम्पल लिहून झालं का पहा. ओके डन. ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर जो है हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे. ठीक है, अब कल जो है